पैरेललोग्राम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, क्वाड्रिलेटरल से एज सच कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते पेपर में। जो पहले मेंस होता था, जब 100 क्वेश्चन मैथ्स के आते थे तो एक दो क्वेश्चन दिखते थे। अब तो मैथ्स का वेटेज थोड़ा कम हुआ तो सारे चैप्टर से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस कम होंगे, तो आपको ऐसा दिखेगा कि क्वाड्रिलेटरल से आपको क्वेश्चंस कभी कभार एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। बट हम लोग जब पढ़ रहे होंगे तो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है कौन से शिफ्ट में, कौन से पेपर में कब क्वाड्रिलेटरल का सवाल आए या ना आए। लेकिन हम लोग ये तो पढ़ सकते हैं, पढ़ के श्योर हो सकते हैं कि आएगा तो मैं सॉल्व कर लूँगा। नेक्स्ट चीज़ कि जो सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं वो आपके ट्रायंगल से और सर्कल से आते हैं। सर्कल से तो कभी कभी ऐसा होता है प्री में 3 सवाल आए तो 3 के 3 सर्कल से ही आ जाएंगे। तो सर्कल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और छोटा भी है, मतलब ट्रायंगल को देखते हुए आपको बोलोगे तो छोटा है। तो आपको ज़्यादा फोकस सर्कल पे करना है और ट्रायंगल पे करना है। इसे भी पढ़ना है, इसे छोड़ना नहीं है, लेकिन फोकस वहाँ बहुत ज़्यादा करना है। हम लोग पैरेललोग्राम पढ़ रहे हैं। पैरेललोग्राम को हम लोग पढ़ेंगे तो देखो क्या होता है पैरेललोग्राम में। ये आपका क्लोज्ड फिगर है, बस इसकी कुछ और ज़्यादा फीचर्स ऐड हो जाते हैं। फीचर्स कैसे ऐड हो जाते हैं कि जो 4 आपके सामने लाइन वाला फिगर है, ये पैरेललोग्राम कैसे है, तो पहला उसका अपोजिट साइड बराबर होना चाहिए, आमने सामने का साइड बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट जो बोला गया कि इसके एडजेसेंट साइड के सम 180 होना चाहिए। ये कैसे होता है सिंपली आप जान सकते हो। अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं तो जो मेरा एंगल ये है वही मेरा एंगल ये हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन बराबर के साथ साथ पैरेलल भी होता है। एक पॉइंट और लिखो कि जो इसके अपोजिट साइड है वो बराबर तो होता ही है, साथ साथ पैरेलल भी होता है। अपोजिट साइड आर पैरेलल टू ईच अदर, अपोजिट एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल। अब देखो ये अपोजिट साइड पैरेलल है, अपोजिट साइड इक्वल है। अगर ये मेरा अल्फा होगा तो अब ये पैरेलल है इसके, तो ये भी मेरा अल्फा होगा, तो ये मेरा 180 माइनस अल्फा होगा। तो एक स्टेटमेंट कंक्लूड होकर आता है कि सम ऑफ एडजेसेंट साइड सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। ये अल्फा तो 180 माइनस अल्फा, दोनों का सम 180, इस दोनों का सम 180, इस दोनों का सम 180, इस दोनों का सम 180। ठीक ठीक। साथ के साथ ये भी बोल सकते हो कि जो इसके आमने सामने के अपोजिट एंगल्स है वो इक्वल होते हैं। तो क्या क्या हमने बोला कि अपोजिट साइड पैरेलल होगा, बराबर होगा, अपोजिट एंगल बराबर होगा। ये चीजें लिखी भी हुई है, क्लियर है? यस सर क्लियर है। आगे आ जाओ। आगे जब हम जाते हैं तो हम लोग देखते हैं एक छोटा सा स्टेटमेंट जो कि आज से 8 साल 9 साल पहले पूछा जा चुका है कि इफ एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ रेशियो एक्स वाई, तो वो क्या होगा। वो पूछेगा कि वो पैरेललोग्राम हो सकता है और रेक्टेंगल हो सकता है और रोम्बस हो सकता है, क्या हो सकता है पूछेगा। तो अब ध्यान रखना कि जब भी किसी भी 4 भुजाओं वाले फिगर का, क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल इस रेशियो में है कि एक्स रेशियो वाई रेशियो एक्स रेशियो वाई, तो हमेशा वो पैरेललोग्राम होता है। रीजन के अपोजिट साइड बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, साथ के साथ इन दोनों का सम भी 180 होगा, एक्स और वाई के। रीजन की आपके एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। बेसिक है, बहुत आसान है सर चीजें। आगे आ जाओ। एक समांतर चतुर्भुज की और क्वालिटी है, इसके जो डायगोनल है ना वो एक दूसरे को तो बराबर काटते हैं लेकिन 90 पे नहीं काटते। ध्यान देना। जैसे 2-3 चीजें इसमें ध्यान रखना। पहला, ये डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, दोनों को खींचा। तो पहला चीज, डायगोनल्स डू नॉट बाइसेक्ट वर्टिकल एंगल या वर्टिसेस एंगल, एंगल ऑफ वर्टिसेस, ऐसे ये कभी इस एंगल को 2 इक्वल भाग में नहीं बांटता है। दूसरा, डायगोनल डू नॉट कट एट 90 डिग्री, जो डायगोनल है वो कभी 90 पे कट नहीं करता है। इसके स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी ये है कि डायगोनल एक दूसरे को बराबर भाग में काटता है, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा। अगर मैं इसे O से रिप्रेजेंट कर दूं, अगर मैं इसे O से रिप्रेजेंट कर दूं तो यहां पे होगा क्या कि OA बराबर होगा OC के। दिख नहीं रहा फोटो? थोड़ा ऊपर कर देता हूं। OA बराबर होगा OC के, लिखा तो है यार। OB बराबर होगा OD के,
ओ ए बराबर होगा ओ सी के। चलो मेहनत नहीं करना ज़्यादा, सब कुछ लिखवाया हूँ, मैं देख नहीं रहा था। डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट वर्टिक्स एंगल बट बाइसेक्ट ईच अदर। खुद को बराबर भागों में बांटता है लेकिन एंगल को बराबर भागों में नहीं बांटता। साथ के साथ ये भी ध्यान रख सकते हो, डायगोनल डू नॉट कट एट 90 डिग्री। जो डायगोनल है वो खुद को 90 पे नहीं काटता है। डायगोनल्स विकर्ण जो है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं। डायगोनल्स डू नॉट कट एट 90 डिग्री। ठीक है, अगली चीज आपको जो ध्यान रखना है, अब आपको पता है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के एरिया कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए या तो हम करेंगे क्या, इस ए डी बी त्रिभुज और इस डी सी बी त्रिभुज का एरिया जोड़ दे, या फिर इस ए सी बी ट्रायंगल का और इस ए डी सी ट्रायंगल का एरिया जोड़ दे। मतलब जो मेरा समांतर चतुर्भुज गिवन है वो दो ट्रायंगल से गिवन है, जोड़ के बना है। अगर उस दोनों ट्रायंगल के एरिया को हम ऐड कर देते हैं तो वो क्या होगा, उसका एरिया निकल जाएगा। या फिर मैं इस चारों ट्रायंगल ओ ए बी, ओ सी डी, ओ बी सी और ओ ए बी, इन सारे के सारे ट्रायंगल के एरिया को हम लोग जोड़ देते हैं तो भी मेरा जो होगा वो सबका सम पैरेललोग्राम का एरिया होगा। साथ के साथ यहाँ पर एक चीज और आप देखना कि मैं अगर बोलूं कि जो मेरा ए बी और डी होगा वो बराबर होगा डी बी सी के, मतलब ये ए बी डी बराबर होगा सी डी बी के और ये ए सी डी बराबर होगा ए बी सी के। जैसे यहाँ पर ए बी डी बराबर है सी बी डी बराबर है ए सी डी बराबर है ए बी सी, ये बात लिखा गया। और ये सब के सब बराबर होंगे हाफ ऑफ ए बी सी डी, हाफ ऑफ ए बी सी डी, एरिया के आधा के। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो मैं इसको इसका एरिया निकाल लूँ एक ट्रायंगल का और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा ए बी सी डी का एरिया आ जाएगा। साथ के साथ यहाँ पर आप देखो ओ ए बी, ओ सी डी, ओ बी सी और ओ ए डी, इन चारों के एरिया भी आपको बता दूं कि बराबर होते हैं। इन चारों के एरिया भी बराबर होते हैं और इस चारों के एरिया के भी सम जो होता है वो पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होता है। इस चारों के एरिया का सम भी पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होता है। बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है। अच्छा, अगला है कि सर हम लोग पैरेललोग्राम के एरिया कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो 3 तरीके होते हैं पैरेललोग्राम के एरिया निकालने का। पहला, अगर आपको बेस गिवन हो और उस बेस पर गिवन परपेंडिकुलर गिवन हो। दूसरा, कि आपके साइड गिवन हो और उनके बीच का एंगल गिवन हो। तीसरा, कि उसके डायगोनल गिवन हो और डायगोनल के बीच का एंगल गिवन हो। बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला, कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन साइड एंड एंगल्स आर गिवन, व्हेन साइड एंड एंगल्स आर गिवन। कि अगर मैं बोलूं कि ये मेरा बी साइड है, ये मेरा ए साइड है और यहां पर एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है, तो a इंटू बी साइन थीटा जो होगा वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। दूसरा, अगर मेरा ये साइड a गिवन है और इस पे परपेंडिकुलर h1 गिवन है तो a इंटू h1 मेरा बेस, देखो एबीसीडी का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अगर मेरा ये बेस a है और हाइट h1 है तो a इंटू h1 एरिया होगा। कल को अगर मेरा ये बेस b है और इस पे हाइट, ये हाइट यहां से होना चाहिए था फिगर में, यहां से ऐसे, ये हाइट b है और इस पे परपेंडिकुलर h2 है, तो जो मेरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा वो BH2 होगा। तो मैं एक चीज और एक स्टेटमेंट कंक्लूड कर सकता हूं कि AH1 बराबर होगा BH2, क्योंकि दोनों के दोनों तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही है। बोलोगे जी सर। और यहां से मुझे एक चीज और निकल के आएगा, जो साइड्स के रेशियो होंगे, जो साइड्स के रेशियो होंगे वो रेशियो आपके हाइट्स के रेशियो का अपोजिट होगा। जो साइड्स का रेशियो होगा वो आपके हाइट्स के रेशियो का अपोजिट होगा। मतलब जो ए रेशियो बी होगा वो H2 रेशियो H1 होगा। आपके सामने निकल के आया। क्या आपको कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट थिंग आपके सामने आया कि सर डायगोनल गिवन हो तब कैसे हम लोग एरिया निकालते हैं। अब मान लो आपके सामने डायगोनल गिवन है, ये D1 है और ये D2 है। आपको पता है कि जो डायगोनल होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। मतलब अगर मैं दोनों को बोलूं तो ये d2/2 आधा हो जाएगा, ये भी d2/2 आधा हो जाएगा, ये d1/2 आधा हो जाएगा और ये भी d1/2 आधा हो जाएगा। अब आपको साथ के साथ ये बात पता होना चाहिए, डायगोनल जहां बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, उनके बीच का एंगल क्या है।
अगर हम उनके बीच का एंगल को ये थीटा एज्यूम कर रहे हैं तो मैं निकाल सकता हूं कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, ओ ए बी, या फिर मैं निकाल सकता हूं कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, ओसीडी। बोलोगे जी सर, मान लेते हैं हमने ओ ए बी का एरिया या फिर सीओडी का एरिया किसी का भी निकाल दिया, एओ बी सीओडी किसी का, एओ बी का नहीं सीओडी का लिखा है तो सीओडी का एग्जांपल लेके चलते हैं कि सीओडी का एरिया निकाल लिया तो क्या होगा, 1/2 d1/2 इंटू d2/2, यहां होता d2/2 इंटू d1/2। बात तो वही है, बात थोड़ी बदल जाएगा। यहां इसका लेंथ d2/2 था और इसका लेंथ d1/2 था। बोलेंगे जी सर आपकी बातें सही है। अब मेरा 1/2 d1/2 इंटू d2/2 इंटू साइन थीटा, ये साइन थीटा, ठीक ठीक है। अब मैं बोलूं मुझे पता है जो एरिया ऑफ सीओडी है वो 1/4 है पूरे पैरेललोग्राम के एरिया के, 1/4 है पूरे पैरेललोग्राम के एरिया के। इट मीन्स कि जो मेरा सीओडी का एरिया होगा 1/4 ऑफ पैरेललोग्राम के एरिया। अगर मैं बोलूं कि जो मेरा सीओडी का एरिया हुआ 1/4 पैरेललोग्राम के एरिया हुआ, सीओडी की जगह पे मैंने ये पुट कर दिया तो मेरा पैरेललोग्राम का एरिया क्या आएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 4 से मल्टीप्लाई होगा 2 दूना 4 से 2 दूना 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो मुझे क्या मिला, एरिया ऑफ एबीसीडी पैरेललोग्राम इज 1/2 d1 d2 साइन थीटा। और थीटा कहां बना है, यहां बना है। इस बात को ध्यान देना है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स। अगला चीज कि आपके साइड्स में और डायगोनल्स में क्या रिलेशन आते हैं, उसके ऊपर एक सवाल कभी कभार पूछ लिया जाता है कि जो आपके दोनों गिवन डायगोनल है और चारों गिवन साइड है, दो ही साइड होगा, ये तो बराबर ही हो जाएंगे, उनके बीच में क्या रिलेशन आता है। ये रिलेशन आपको कोसाइन से निकल के आता है और ये रिलेशन हर जगह काम आएगा। आप जाओगे पैरेललोग्राम में भी, पैरेललोग्राम के बाद आपका एक रिलेशन आपको रोम्बस में पढ़ने को मिलेगा, रोम्बस के बाद एक आपको रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल के बाद आपको एक स्क्वायर में, स्क्वायर के बाद एक ट्रेपीजियम। कैसे निकालते हैं आप ध्यान देना। हम लोग कुछ नहीं करते इसमें, हम लोग सिर्फ इतना करते हैं ना कि आपको 2 बार कोसाइन रूल लगाना होगा। कोसाइन रूल बहुत सिंपल होता है, सभी को पता है। एक बार मैं इस ट्रायंगल में कोसाइन रूल लगाऊंगा और एक बार मैं इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल का मतलब एक बार ए डी सी में, तो पहले हम लोग ए डी सी में इजीली लगाते हैं। क्या होगा ए डी सी में, कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस d2 का स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ ए बी। अगर मैं अब कॉस इस ट्रायंगल में लगा रहा हूं डी सी बी में लगाया तो कॉस 180 माइनस थीटा मतलब माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस d1 का स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ ए बी। बोलोगे जी सर। अब मैंने जब 2 बार ट्रायंगल में आपका कोसाइन लगाया, एक बार ए बी डी में, आप यहां लिख सकते हो अगर गलती कंफ्यूजन ना हो कि ट्रायंगल ए बी डी में कोसाइन लगाए हो और यहां पर ट्रायंगल डी सी बी सी डी में कोसाइन लगाए हो। आपको 2 इक्वेशन मिला, एक बार ये इक्वेशन एक बार ये इक्वेशन। हमने बोला ऐड बोथ इक्वेशन, जब आप ऐड करोगे तो कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर अपॉन 2ab और बराबर किसके, 0 के, क्योंकि ये तो दोनों कट के 0 हो जाएगा। 2ab उधर जाएगा ये भी 0 हो जाएगा, 2ab इधर जाएगा ये भी 0 हो जाएगा। यू कैन इजीली से कि जब मैं d1 का स्क्वायर और d2 का स्क्वायर उधर भेजता हूं तो आपको मिलेगा कि ए स्क्वायर 2 ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 ऑफ बी स्क्वायर, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। क्लियर है, बोलोगे जी सर क्लियर है। उस स्टेटमेंट को आपको याद रखना है। अगर आप वो सारे स्टेटमेंट पढ़ लेते हो तो बेसिक से सवाल आते हैं आपके पेपर में, सबको बारी बारी से निपटाते हैं। कुछ नहीं करना है, बस पॉज करके ट्राई लेना है, सवाल को रीड करना है, समझने का कोशिश करना है। समझने की कोशिश करोगे 1-2 बार में आप सॉल्व भी करने लगोगे धीरे धीरे। चलिए क्या है पहला सवाल, इन अ पैरेललोग्राम ABCD AO एंड BO आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B देन AOB इज 90 डिग्री। 2-3 तरीके से आप सोच सकते हो, मैं आपको सोचने सिखाता हूं,
देखो मैं बोला, ये मेरा मान लेते हैं पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम थोड़ा टेढ़ा बनेगा, तभी तो इसके दोनों साइड्स पैरेलल और इक्वल बनेंगे। बोलोगे जी सर। अगर मैं मान लूँ कि ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये मेरा डी है। बोलोगे जी सर। बोला है कि एओ एंड बीओ जो है समांतर चतुर्भुज के ए और बी के कोण समद्विभाजक है। मान लेते हैं मेरा ओ यहां है, ये एओ, ये बीओ, ओ। अगर ये इसका कोण समद्विभाजक है, ये इसका कोण समद्विभाजक है। आपको जनरल क्वाड्रिलेटरल में एक बात पढ़ाया था कि अगर इस दोनों के कोण समद्विभाजक है तो इस दोनों के सम के आधा होंगे। मतलब ये जो होगा वो c प्लस डी बाई टू होगा, ये c प्लस डी बाई टू होगा। तो c प्लस डी कितना होता है? 180। क्योंकि आपको शुरुआत में ही पढ़ा चुका हूं कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। अगर इस दोनों का सम 180 है तो इसका वैल्यू आएगा 180 बाई टू, 90। जरूरी नहीं कि आप ऐसे सोचो, आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो। आपको सोचने सिखाया जा रहा है, मैं आपको रटा नहीं सकता। सोचने लगोगे तो करने लगोगे। आपने क्या बोला था कि सर मान लेता हूं ये पूरा वैल्यू थीटा है, तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। क्योंकि आपने ही पढ़ाया है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 होता। अगर ये पूरा थीटा तो ये 180 माइनस थीटा। अब ने इसको बाइसेक्ट किया तो ये क्या हो जाएगा? थीटा बाई टू, और थीटा बाई टू में बढ़ जाएगा। ये पूरा 180 माइनस थीटा, ये भी बच जाएगा 90 माइनस थीटा बाई टू और 90 माइनस थीटा बाई टू। अब मैं कुछ नहीं फोकस कर रहा हूं, सिर्फ ओ ए बी में फोकस कर रहा हूं। ओ ए बी, ओ ए बी इज ए ट्रायंगल, जी सर। उसका एक एंगल थीटा बाई टू, जी सर। दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा बाई टू, जी सर। तीनों एंगल का सम क्या होता है सर? 180। दो एंगल का सम ऑलरेडी 90 है, तीसरा बचते बचते भी 90 ही तो होगा। क्या आपको कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। इस सवाल को करो। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, P is the midpoint of CD and AP bisect angle BAD. ABCD एक पैरेललोग्राम है, मैंने पैरेललोग्राम बनाया। ABCD is a parallelogram. The next thing is कि P is the midpoint of CD. P जो है CD का midpoint है। आगे बोला है कि CD and AP bisect angle BAD. BAD को AP बाइसेक्ट कर रहा है। AP जो है इसे दो बराबर भागों में बांट रहा है। थोड़ा P ऐसे इधर होना चाहिए था, घुमा दे क्या? अच्छा लगता। चलो कोई बात नहीं, फोटो ही तो है। पूछा एंगल APB क्या होगा? APB क्या होगा? बात वही है, बात वही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो ये बाइसेक्ट हो रहा है, बोलोगे जी सर ये बाइसेक्ट हो रहा है। अगर मैं बोलूं ये थीटा है, बोलोगे सर ये टू थीटा होगा, क्योंकि अगर बाइसेक्ट हुआ तो ये कितना होगा? 180 माइनस टू थीटा। तो ये कितना होगा सर? ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। इसका थीटा होना मस्ट है। दो तरीके से सोच सकते हो कि अगर डीसी पैरेलल है ए बी के तो ये आपका अल्टरनेट एंगल से, ये आपका अल्टरनेट एंगल से ये बराबर होगा इसके। या फिर आप ऐसे सोच सकते हो कि ए पी डी अगर 180 है तो थीटा और थीटा बराबर होंगे। 180 माइनस टू थीटा, थीटा, तो ये बचा हुआ थीटा होगा। बहुत सही है सर, समझ में आ गया। अगर मेरा ये टू थीटा है तो ये भी टू थीटा होगा। आपने ही पढ़ाया है, हम अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे। आपने ही पढ़ाया है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है, और जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और जो आपके एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। बोलेंगे जी सर बात तो सही है। अब मैंने बोला वो टू थीटा है। अब एक सिंपल सा बात समझना, आप एक सिंपल सा बात समझना, आपका जो ये पॉइंट है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एक चीज और आपको मिल रहा होगा कि जो ये वाला लाइन है वो इसके बराबर हो रहा है। वैसे इसकी नीड है नहीं, इतना नीड हम लोग कर क्यों रहे हैं? सिंपल सी बात है, अगर ये बाइसेक्ट हो रहा है तो ये भी बाइसेक्ट होगा उस पॉइंट से। सिंपल सी बात है, अगर ये बाइसेक्ट हो रहा है तो ये भी बाइसेक्ट होगा उस पॉइंट से। और कोई तो चीज इसमें पढ़ना नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने का कोई फायदा ही नहीं है। अगर ये समद्विभाजित कर रहा है तो ये भी समद्विभाजित करेगा ही करेगा। उतना हम दिमाग लगा के कहाँ जाएंगे? यही तो रहना है। क्या इस बात से किसी को कन्फ्यूजन है? नहीं सर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो अगर ये मेरा समद्विभाजित है तो ये मेरा समद्विभाजित करेगा, तो बचा हुआ एंगल 90 हो जाएगा, एपीबी।
बचा हुआ एंगल 90 हो जाएगा ए पी बी। कुछ करना ही नहीं, इजी सा सवाल है। दिमाग तहाँ लगाते हैं जहां सवाल नहीं बन रहे होते। ठीक है, आ जाओ इस सवाल को करो। ये शायद आपका मेंस का आया हुआ सवाल है। यार इसमें कंफ्यूजन तो गलत तो नहीं बोल दिया कुछ, सब तो सही है। एबीसीडी पैरेललोग्राम, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ठीक है। एंड ए पी बाइसेक्ट एंगल बी ए डी, बी ए डी को बाइसेक्ट कर दिया ए पी, ठीक है। थीटा थीटा टू थीटा, ठीक है। ये भी बाइसेक्ट करेगा ही करेगा, सब सही है, सही है। ये 90 ही बनेगा, ये 90 ही बनेगा, सही है, 90 ही बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर गलती होगा तो बताना, वो करके मैसेज करके। चलो इस सवाल को देखो क्या है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD is a parallelogram and EF are the center of the ABD and BCD respectively, then EF equals। कैसे करोगे? सिंपल सी सवाल है। अगर आपका ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, फिर बोला E एंड F आर द सेंट्रॉयड ऑफ ABD एंड BCD। अगर ये ABD ट्रायंगल है और ये BCD ट्रायंगल है तो E और F इसके सेंट्रॉयड है। आपको पता है सेंट्रॉयड क्या होता है? सर सेंट्रॉयड वो पॉइंट होता है जो मीडियन को 2:1 में काटता है। बोलेंगे बात तो सही है सर। मतलब अब मेरा अगर CF 2 यूनिट होगा तो आपका OF 1 यूनिट होगा, और फिर OE 1 यूनिट होगा तो AE 2 यूनिट होगा। सर यार एक चीज और हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स जो मेरा लेंथ ऑफ AO होगा वो लेंथ ऑफ CO के बराबर होगा। जी, जो लेंथ ऑफ AO होगा वो लेंथ ऑफ CO के बराबर होगा। तो जो मेरा CO का लेंथ है वही मेरा AO का लेंथ है। अब मैंने अगर CF को 2 माना, पता नहीं क्या हो रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जो मेरा लेंथ ऑफ CF मान लो 2 माना, तो ये 1 हो जाएगा 3, तो ये पूरा भी 3, ये 2 और 1 3 हो जाएगा। तो A से C तक का लेंथ 6 हो जाएगा, जहां पर AE आपका 2 होगा, OE आपका 1 होगा, OF आपका 1 होगा, 2 1 1 2। मैंने क्या बोला था? CO बराबर होगा OA के, और सेंट्रॉयड किसी भी मीडियन को 2:1 में काटता है। तो ये 2 और ये 1 हो गया, और ये पूरा 3 है तो ये भी पूरा 3 होगा, और ये 2 है तो ये भी 1 होगा। तो बोलोगे जी सर। अब मुझसे बोला है कि EF की लंबाई क्या होगी? EF की लंबाई होगी सर 2 यूनिट, जब CF होगा, CA होगा 6 यूनिट। रिलेशन किसमें पूछा है? 1.5 ऑफ AE। AE का जो है 3/2। अगर मैं बोलूँ AE मेरा क्या है, A से E तक सर 3 है, तो AE को पुट कर दो 3/2 इंटू 3। क्या आपका 2 निकल के आया? नहीं सर, मतलब EF का लेंथ 2 है, तो ये गलत है। B बराबर, B के बराबर, B से E, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो आंसर दिख रहा है 2/3 AO। जब आप AO का लेंथ पुट करोगे 2/3, और जो आपने AO एज्यूम किया है वो एज्यूम किया है 3 यूनिट, तो आपका लेंथ ऑफ EF निकल के आ जाएगा 2 यूनिट। लेंथ ऑफ EF 2 यूनिट आया था, जब आपने AO को पुट किया 3 यूनिट तो आ गया। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि जो आपका AE है वो EF के बराबर है और वो CF के बराबर है। अब यहाँ से आपको AO के साथ रिलेशन पूछेगा, ज़्यादा चांस है, तो ये हमेशा उसका कितना, ये 3 यूनिट है तो ये 2 यूनिट है, तो AO अगर 3 यूनिट तो आपका EF 2 यूनिट, तो AO रेशियो EF जो आएगा आपका हमेशा 3:2 आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व हो गया। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। चलो आ जाओ अगले सवाल को देखते हैं। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, AC इज द डायगोनल, AC इज द डायगोनल, O is any point on AC if area of OAD is 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द एरिया ऑफ AOB। अगर आपका ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और आपसे बोला गया कि AC जो है डायगोनल है, O is a point, any point on AC such that area of OAD 21, कोई भी पॉइंट है वो, और उससे बोला है कि OAD का एरिया 21 है, तो आपसे बोला है कि AOB का एरिया क्या होगा? आपसे बोला है कि
ABCD पैरेलल, AC is the diagonal, O is any point on AC. If area of OAT we have equation, find the area of AOB. AOB का एरिया क्या होगा? कैनॉट बी डिफाइंड हम लोग बोलेंगे, कैनॉट बी डिफाइंड। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, रीजन आप समझना। अब हमें पता नहीं है कि O कहाँ पर स्थित है, हमें पता नहीं है कि O कहाँ पर स्थित है। अच्छा, कैनॉट बी डिफाइंड हो जाएगा। हमें पता नहीं है कि O कहाँ पर स्थित है, हम पहला चीज मान ले रहे हैं। अब देखो सिचुएशन देखना, O अगर यहां पे मान लिया बीचों बीच, जब बीचों बीच O माना, जब बीचों बीच O माना तो क्या होगा? अब मेरा जो ये एंगल होगा वो इस एंगल का, अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, अब देखो जब ये थीटा है तो 180 माइनस थीटा होगा। ध्यान से देखना, मजा आएगा। ये ए है मान लेते हैं, तो ये भी ए होगा। उस किस केस में? जब ये दोनों के दोनों डायगोनल है और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। और अगर ये बी होगा तो ये भी बी होगा। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इस AOD के एरिया लिखूं तो क्या लिखता सर? AOD का एरिया आता 1/2 A इंटू बी साइन थीटा। और अगर मैं AOB का एरिया लिखूं तो क्या आएगा? तो ये आएगा 1/2 A इंटू बी साइन 180 माइनस थीटा। और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। इट मीन सर हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है कि जो मेरा AOB का एरिया है वो AOD के एरिया के बराबर है। बोलोगे जी सर, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। हाँ, तो 21 हो जाएगा। अब देखना अगली पॉइंट, सर जरूरी थोड़ी है कि हमेशा ये ऐसा ही हो। अब ये यहां पे किस केस के लिए मैं बात किया हूं? जब ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और डायगोनल का मीटिंग पॉइंट है। अभी मैं फोटो चेंज किया, हमने बोला मान लेता हूं O यहां पर है, तो ये होगा और ये होगा, ऐसा होगा। ये बी यहां था, B C और D। अब मुझे AOD 21 दिया है, AOD 21 दिया है। अब मुझसे AOB पूछ लिया, AOB पूछ लिया। अब ये मेरा थीटा होगा। अब मैं बोल नहीं सकता ना ये क्या होगा, अब मैं बोल नहीं सकता ना ये क्या होगा। बताओ कैसे बोलूं? नहीं बोल सकता, मेरे कंट्रोल में ही नहीं है उसको बोलना। कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या होगा वहां पे। वो कुछ भी एंगल हो सकता है, हमें नहीं पता वो क्या एंगल होगा। इस वजह से हमने यहाँ पे CND आंसर टिक किया था, इस वजह से हमने यहाँ पे CND आंसर टिक किया था, और कोई रीजन नहीं था। हम लोग जब उस केस पे जा रहे होंगे तब जाके कंफ्यूजन होने लग रहा होगा कि क्या आंसर टिक करें। अदर कोई रीजन नहीं है, अदर कोई रीजन नहीं है। जब ये आपका डायगोनल कट कर रहा होगा एक दूसरे पर तब तो आंसर सही है, लेकिन अब ये डायगोनल एक दूसरे पर नहीं कट कर रहा है। मुझे इस साइड अलग होता है, ये साइड अलग होता है पैरेललोग्राम का, ये दोनों साइड अलग होता है। हमें नहीं पता है कैसे एरिया निकालें, कैसे हम एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, इस बात को अब ध्यान रखना यहाँ पे। इस वजह से कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर टिक किया जाएगा। अगले सवाल को सॉल्व करो। ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच AB बराबर 20, BC बराबर 34 और AC बराबर 42। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ABCD आपका गिवन है। अच्छा फोटो नहीं बना, आपको उतना फोटो पे ध्यान नहीं देना है, आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं। मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। AB 20 है, BC 34 है और AC 42 है। आपसे बोला है कि ABCD का एरिया बताओ। सिंपल सी बात है, अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के 2 गुना कर दूं तो मेरा उत्तर नहीं आ जाएगा। बोलोगे जी सर आ जाएगा। ट्रायंगल का एरिया अगर तीनों साइड अलग अलग हो तो कैसे निकालते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला से सर, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, वेयर S इज सेमी पेरीमीटर और A प्लस B प्लस C बाई 2। S की वैल्यू क्या आएगी? 20 प्लस 34, 54, 54 2 56 और 5 4 9, 96/2 48। अब मेरे S की वैल्यू 48 हुई
तो s इंटू एस माइनस ए, तो 48 इंटू 48 माइनस 42 इंटू 48 माइनस 20 इंटू 48 माइनस 34। अगर आप सॉल्व करोगे तो 14, यहां से 2 निकाल के यहां दे दो, तो 28 इंटू 28, 28 बाहर आ जाएगा, और 48 गुणे 3 बच गया था तो उसका 12 बाहर आ जाएगा। 12 गुणे 28, 12 8 96 की 6 9, 12 दूना 24 और 9 33, 336 विल बी द। कहाँ गलती हुआ भैया? अब की बार सब कुछ सही बनाया, सब कुछ तो सही है ना। 20 और 34 54, 54 2 56, 5 4 9 96, 96 का 2 आधा 48, 48 इंटू 3, 3 8 24, 3 4 12 2 14, 144 का स्क्वायर रूट 12, 28 का ये 12 8 96 की 6 9 बचा, 12 2 24 9 33, 336 सही है। ये 2 से मल्टीप्लाई होके आया हुआ है आंसर, 2 कहीं छोड़ तो नहीं दिया मैं। अच्छा हाँ हाँ हाँ, देखो आप एक बात समझना कि हमने जो एरिया निकाला है वो क्या निकाला है? हमने तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का एरिया निकाला है। बोलोगे जी सर, हमने इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का एरिया 336 निकाला, और हमने क्या पढ़ा है कि जो मेरा पैरेललोग्राम का एरिया होता है, जो मेरा पैरेललोग्राम का एरिया होता है वो ट्रायंगल के एरिया का 2 गुना होता है। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को जोड़ेंगे तो ये हो सकता है, मतलब 2 ऑफ ABC या फिर 2 ऑफ ACD बराबर होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। बोलोगे जी सर थोड़ा तबीयत डाउन है, इस वजह से ये सब हरकतें हो रही है, जनरली होता बहुत कम है। तो अब मेरा क्या है, 336 में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा वो 672 हो जाएगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो माफ करना, थोड़ी बहुत चीजें, इंसान है, रोबोट्स नहीं। आजकल रोबोट्स भी सुसाइड कर ले रहे हैं प्रेशर से, देख रहे हो ना। आ जाओ, द लॉन्गर साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर 14.3 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4.4। आया हुआ है, पेपर का सवाल है। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4.4, इफ द डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड इज 5.2 देन फाइंड द शॉर्टर साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। आप 2 तरीके से कर सकते हो, एक बेसिक से कर सकते हो और एक आपको याद होना चाहिए कि A रेशियो B बराबर होता है H2 रेशियो H1 के, वहां से कर लोगे। सिंपल सा चीज है, मैं आपको फोटो बना देता हूं, वैसे आप कर लेते कि 4 गुणे 11 4 गुणे 13 121 1.12.1 हो जाएगा आंसर। कैसे किया समझा रहा हूं। मैंने हाइट्स का रेशियो ले लिया, तो ये क्या आया 11 रेशियो 13, तो इसका अपोजिट होगा साइड का रेशियो, तो 13 बराबर होगा 14.3 के, तो 11 बराबर किसके, ये 1.1 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये 1.1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सीपीयू का है वो सवाल है। ये चीज आप नहीं समझ पाए होंगे तो आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं कहां से बोला हूं। देखो ये याद है कुछ कि जो आपके बेस का रेशियो होता है वो हाइट्स के रेशियो के उल्टा होता है। अब वहां पे हाइट्स गिवन था, तो जो हाइट्स का रेशियो था वो बेस के रेशियो का उल्टा था। वैसे आपको फोटो बना के समझाऊंगा, ज्यादा अच्छे से समझोगे। बोला है कि द लॉन्गर साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, द लॉन्गर साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इज 14.3, और बोला है कि एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4.4। अभी दोनों मान लो लॉन्गर साइड है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 4.4 है, एंड द शॉर्टर साइड ऑफ द के बीच का डिस्टेंस 5.2 है। मान लेते हैं शॉर्टर साइड के बीच का डिस्टेंस 5.2 है। अब मैं बोलूं मैं एरिया कैसे निकाल सकता हूं, मुझे एरिया निकालने आता है सर, बेस इंटू हाइट। तो एरिया होगा बेस 14.3 इंटू हाइट 4.4, और ये बेस होगा मान लेते हैं x, तो ये हाइट होगा 5.2। काटा कुटी मचाओ, 13 से काटा 1.1 टाइम्स, 13 से काटा 4 बार, 11 बार गया मान लो, 4 से काटा ये 1.1 बार, 11 गुणे 11 121, एक डेसिमल बच जाएगा 12.1 आंसर। इस सवाल को करिए। देखो सवाल आते बहुत कम है पैरेललोग्राम वगैरह से, देखो मैं तभी कम सवाल कराया हूँ। कुछ सवाल आपको मेंसुरेशन 2D में, ये भी इस चैप्टर से नहीं आपको दिखेंगे, दिखेंगे भी तो आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल से कुछ सवाल दिख जाएंगे।
बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 15 एंड 24 एंड द एंगल बिटवीन देम इज 120, फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टर डायगोनल। किसी समांतर चतुर्भुज के दोनों भुजाएं 15 और 24 है, 15 और 24 है, मान लेते ये 15 है और ये 24 है। इनके बीच का एंगल दिया गया है 120 है। तो आपसे बोला गया है कि इसका शॉर्टर डायगोनल क्या होगा। अब पता है कि हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे तो लॉन्गर डायगोनल होगा। मतलब आप इस बात को समझ सकते हो कि जहां पे एंगल छोटा बनेगा वहां पे डिस्टेंस ज्यादा होगा। अब मान लो कल को ऐसा एक पैरेललोग्राम हमने बना दिया, तो इजीली आप बोल सकते हो ये हमेशा छोटा डायगोनल होगा और ये बड़ा डायगोनल होगा। तो आपसे छोटा डायगोनल का बात पूछा गया है, छोटा डायगोनल का बात पूछा गया है। तो जहां पे छोटा एंगल फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180, ये 120 है तो 60 होगा। तो यहाँ पे छोटा डायगोनल बना। अब इसका लेंथ पूछा है। आप क्या कोसाइन नहीं लगा सकते? बोलोगे जरूर लगाएंगे, तो लगा दो भैया। कोसाइन लॉ क्या बोलता है कि cos 60 बराबर होगा 15 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर माइनस x ले लेते हैं x का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 15 इंटू 24। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, लिख लो यहीं पे। cos 60 का वैल्यू हो गया 1/2, 1/2 लिख दिया। 2 से 2 खत्म। 15 का स्क्वायर 225, 24 का स्क्वायर 576 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर किसके होगा 24 इंटू 15, 15 दूना 30, 15 चौके 60, 360। अगर मैं एक्स स्क्वायर इधर ले जाऊं तो 360 इधर चला जाएगा। तो 5 6 11 की 1, 7 2 9 1 10, 5 2 7 1 8, 801 माइनस 360। ये किसके बराबर हुआ? ये एक्स स्क्वायर के बराबर हुआ। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर हुआ भाई? 441। तो एक्स किसके बराबर हुआ भाई? 21। द वैल्यू ऑफ एक्स इज 21। द वैल्यू ऑफ एक्स इज 21। क्लियर? यस सर क्लियर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इजी सवाल था। नेक्स्ट सवाल है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर ABCD पैरेललोग्राम है और AB 14 है, BC 18 है, AC 16 है, तो लेंथ ऑफ अदर डायगोनल क्या होगा? आपको दोनों लेंथ दिए हुए हैं और एक डायगोनल दिया हुआ है। आपने पढ़ रखा है ये रिलेशन सर ये आता है कि अगर ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा A है, ये मेरा B है और ये मेरा D1 D2 है, D1 D2, तो निकल के आता है 2 ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। अब मुझे AB और BC दिया हुआ है। 2 इंटू 14 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। मुझे एक लेंथ ऑफ डायगोनल दिया हुआ है AC और BD, दो ही लेंथ तो होंगे डायगोनल के। विजुअलाइज करो ABCD, AC BD, दो डायगोनल के लेंथ होंगे। AC मुझे गिवन है 16 का स्क्वायर, तो मुझे D2 का वैल्यू निकालना है। सॉल्व कर दो। 14 के स्क्वायर 196, 18 का स्क्वायर 324, 196 और 4 200, तो 320 और 200 520 गुणे 2 हो जाएगा 1040। आराम से कर दो। 14 का स्क्वायर 196, 18 का स्क्वायर 324। हमने कैसे जोड़ा आपको सिखाता हूं। मैंने पहले इसमें 4 भेज दिया, तो 196 और 4 200 हो गया। 200 में 320 जोड़ा 520 हो गया, और 520 में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 दूना 4 और 2 बचे 10, 1040 आ गया। क्या आपको दिक्कत हुआ? सर बिल्कुल नहीं हुआ। 1040 बराबर किसके? 16 के स्क्वायर इधर लाओ, माइनस कर दो, 256 बराबर D2 का स्क्वायर। जब हम माइनस कर रहे हैं तो 10 से 6 गया 4, 28 होगा आंसर। चलो मैं दिखाता हूं कैसे इतना तेज बोल दिया। 13 से 5 गया 8, 9 से 2 गया 7। अब कोई ऐसा ही संख्या होगा ना यहाँ पे D2 का वैल्यू जिसका इकाई अंक स्क्वायर करने पर 4 है। 24 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करोगे इकाई अंक 6 आएगा, 6 का स्क्वायर करोगे इकाई अंक 6 आएगा। अच्छा चलो 32 भी तो था, 32 का स्क्वायर 1024 आएगा। वैसे 32 का स्क्वायर 1024 हमें याद है,
और वो इतना दिख रहा है कि संख्या 1000 से छोटा है, तो 28 का स्क्वायर 784। वैसे आसान सवाल था। D2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 784, इट मीन्स 28। क्या आपको कोई दिक्कत है? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये सब थोड़े अच्छे सवाल आ गए हैं। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम where AB and AD बराबर 2:1, one of the angle of the parallelogram is 60, the two diagonal are in the ratio। अब आपका AB और AD 2:1 में है, उनका एक एंगल उनके बीच का 60 है, तो उनके दो डायगनल्स का रेशियो क्या होगा? कोसाइन लगाओ, उत्तर पाओ। मान लेता हूं कि मेरा 2 है, ये मेरा 1 है, तो ये मेरा 2 है, ये मेरा 1 है। इनके बीच का एंगल यहां मान लेता हूं 60 है, तो यहां इनके बीच का एंगल 120 होगा। दो बार मैं कोसाइन लगाऊंगा। एक बार पीली लाइन लगाया तो मैं यहां कोसाइन लगा दूंगा, और एक बार ये व्हाइट लाइन लगाता हूं, एक बार यहां कोसाइन लगा दूंगा। पहले मैं ए बी सी डी, पहले मैं ए डी सी में कोसाइन लगा रहा हूं। तो cos 60 का वैल्यू क्या आता है? 1/2 बराबर होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, आगे हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अच्छा, कुछ लोग ये सोच सकते हैं सर रेशियो है, आप डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो आप ऐसा सोच लो, 1x आएगा 2x आएगा, ये 1x है ये 2x है। आपका उत्तर चेंज नहीं होगा क्योंकि रेशियो में सवाल पूछा है और रेशियो में आंसर भी दिया हुआ है, तो आपका कोई आपत्ति नहीं होगा। अगर आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा तो आपके लिए बता दिया। 1+4 माइनस मान लेते हैं AC का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 2, 2 इधर जाएगा, बोलोगे 4 1 5 माइनस AC का स्क्वायर, तो AC की वैल्यू आ जाएगी 5 से 2 गया 3, AC का वैल्यू आया स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये लेंथ ऑफ AC निकल गया। अगर मैं आपसे लेंथ ऑफ BD निकालता तो सेम तरीके से सॉल्व कर दो। cos 120 का वैल्यू क्या होता है? cos 120 होगा cos 180 माइनस 60। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। cos 180 माइनस 60 और cos 180 माइनस थीटा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है तो नेगेटिव cos थीटा हो जाता है, और नेगेटिव cos थीटा हो गया तो नेगेटिव 1/2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू होगा, जब आप BDC में कोसाइन लगाओगे तो -1/2 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर बराबर 2 इंटू 1 इंटू 2, 2 से 2 खत्म, 2 यहां आएगा बराबर 4 1 5 माइनस BD का स्क्वायर। तो BD का स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? 5 और 2 7, तो BD की वैल्यू क्या आएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 7। BD की वैल्यू क्या आएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 7। AC की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हमसे पूछा है दोनों विकर्णों की लंबाइयों का अनुपात, √7/√3। बढ़िया सवाल था। हाँ सर, थोड़ा सा परेशान करने वाला सवाल था। इस सवाल को सॉल्व करिए। एक दो सवाल आपको तो परेशान करने वाले रखेंगे ही, नहीं रखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर नहीं होगा। देखो, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, सॉल्व करने की कोशिश करना। अच्छा सवाल है ये भी। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, DAB बराबर 60 है। इफ द लॉन्गर डायगोनल इज 31 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 132/3, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। आपका लॉन्गर डायगोनल गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, पूछा है, और एंगल गिवन है दोनों के बीच में। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। हमने फोटो बना लिया। वैसे फोटो की नीड है नहीं, लेकिन बना देता हूं। मान लिया ये मेरा A है, ये मेरा B है, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। अब आपसे पूछा क्या है? एरिया बताओ और लॉन्गर डायगोनल गिवन है। मान लेते हैं लॉन्गर डायगोनल यही होगा ना, ये तो छोटा डायगोनल होगा। नहीं, ये आपका लॉन्गर डायगोनल होगा। कोई बड़ी बात है नहीं, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। अब आप बोलोगे तब मेरा ये A हो जाएगा, तब मेरा ये A हो जाएगा। कोई इसमें समस्या की बात थोड़ी है सर, कोई समस्या की बात नहीं। अब देखो, आप ये समझना कि आपको गिवन क्या क्या है। आपको गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल और आपको गिवन है लेंथ ऑफ लॉन्गर डायगोनल। जब लेंथ ऑफ लॉन्गर डायगोनल निकालोगे तो ये एंगल क्या होगा? 120। बोलोगे जी सर। लेंथ ऑफ लॉन्गर डायगोनल 31 सेंटीमीटर है। बोलोगे जी सर।
अब यहां आप कोसाइन लगाते हो, कॉस 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, -1/2 बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -31 का स्क्वायर अपॉन 2ab 2ab। कॉस 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, -1/2 -1/2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, 2 से 2 कट गया तो ये ए बी इधर आ जाएगा। तो बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -31 का स्क्वायर 961 बराबर होगा -ab के। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी बराबर 961 होगा। क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें एक चीज और पता है, हमें एक चीज क्या पता है कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है उसे मैं कैसे निकाल सकता हूँ। मैं सिंपली ऐसे निकाल सकता हूँ कि a इंटू बी 60 डिग्री, ए बी साइन थीटा, a इंटू बी कॉस 60 डिग्री बराबर 132√3। कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, √3/2। तो कॉस 60 का वैल्यू √3/2 लिख दिया। तो ए बी इंटू √3/2 बराबर 132√3, √3 से √3 गया, ए इंटू बी बराबर होगा 264, ए इंटू बी बराबर होगा 264। अगर मैं बोलूँ मुझे ए इंटू बी का वैल्यू पता है, मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू पता है, मुझसे पूछा गया है कि पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम बताओ। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, ए प्लस बी प्लस बी, तो 2 ऑफ ए प्लस बी, ये मेरा पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम आएगा, 2 ऑफ ए प्लस बी। अगर मैं दोनों तरफ ए बी ऐड कर दूं, मैं इधर भी ए बी ऐड कर दिया और उधर में ए बी का वैल्यू 264 ऐड कर दिया, तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 2ab, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 1 5 6 6 12 और 9 2 11 1 12 1225। तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 35 के। ए प्लस बी 35 हो गया, मुझे निकालना किसका था वैल्यू, स्क्वायर रूट हो गया 1225 का, 2 इंटू ए प्लस बी, तो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ये 35 दूना 70 हो जाएगा। क्या आपको इस बात से समस्या है, सर हो ही नहीं सकता किसी भी प्रकार की समस्या, बहुत बेसिक सा सवाल था। अगले सवाल में मूव करते हैं, अगले सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो। बोला इन द फॉलोइंग फिगर पी क्यू आर एस, एम पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम में, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, एम जो है पी क्यू का मिड पॉइंट है, देखने में नहीं लग रहा है लेकिन ये दोनों मिड पॉइंट है तो बराबर होंगे। आगे बोले एस पी एंड आर एम एक्सटेंड, एस पी को और इस आर एम को जो मिड पॉइंट से एक्सटेंड किया गया तो एक दूसरे को एन पे कट कर रहे हैं। एस क्यू एंड एम आर कट इच अदर एट पॉइंट ओ, एस क्यू एंड एम आर कट इच अदर एट पॉइंट ओ, ठीक है सर। जैसे वहां पढ़े यहां पे मिलाया करो, एस क्यू एंड आर एम कट इच अदर। बोला है कि एन ओ रेशियो ओ आर बताओ, एन ओ रेशियो ओ आर बताओ। सिमिलैरिटी का केस है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में एक ही चीज है, वो बहुत जगह यूज होता है, आपको समझना होता है कहाँ कहाँ किस किस तरीके से हम लोग यूज कर पाते हैं, कहाँ कहाँ किस किस तरीके से हम लोग यूज कर पाते हैं। अब देखो अगर हम बोले कि एनो रेशियो ओ आर क्या होगा, एनो रेशियो ओ आर क्या होगा, उसके पहले हम देखें सर दो ट्रायंगल और दो केस सिमिलैरिटी के बन रहे हैं। एक बन रहा है एन आर एस में, हमने एन आर एस को बनाया, एन आर एस को अलग से दिखाता हूं। तो मेरा एन आर एस में क्या है, ये लाइन इसके पैरेलल है, बोलोगे जी सर। ये लाइन इसके पैरेलल है, बोलोगे जी सर। मेरा ये एंगल क्या है, थीटा, बोलोगे जी सर। अगर मैं बात करूं, मान लेते ये एंगल मेरा अल्फा होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो ये भी अल्फा होगा, और ये मान लेता हूं बीटा होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो बीटा होगा। पैरेलल लाइन तो वैसे ही आपको कोई ट्रायंगल बना है, बीच में पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं।
अगर वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं तो आपको एक और बात पता है साथ के साथ कि उनके जो साइड्स के रेशियो है वो भी बराबर होते हैं। अगर मैं इस साइड को 2 यूनिट मान रहा हूँ, कोई बोलेगा सर 2 क्यों मान रहे हो, क्योंकि मुझे फ्रैक्शन ना बने दिख रहा है, तो ये भी 2 बन जाएगा। फ्रैक्शन कहीं ना बने, इजीली सॉल्व हो जाए, इस वजह से 2 माना। नहीं तो 1 मानोगे तो कहीं पे 1/2 लिखोगे तो 0.5 हो जाएगा। अब मेरा 2 है तो ये मेरा 4 होगा, खुद ही बोला है 4 होगा। मिड पॉइंट थ्योरम से भी बोल सकते हो 4 होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है तो 4 होगा। अब मेरा ये 2:4 है, मतलब ये 1:2 में है, तो ये भी मेरा 1:2 में होगा, ये भी मेरा 1:2 में होगा। इट मीन्स R से M तक का लेंथ 2 यूनिट है, R से M तक का लेंथ 2 यूनिट है, और M से R तक का लेंथ 2 यूनिट है, M से R तक का लेंथ भी 2 यूनिट है। क्या आपको ये बात बोलने में दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं है सर। P से N तक का लेंथ 2 यूनिट है, और P से S तक का भी लेंथ 2 यूनिट होगा, तभी तो ये पूरा 2 रेशियो, अगर ये पूरा 4 होगा तभी तो ये 1:2 सेटिस्फाई करेगा। बोलोगे जी सर। हमने क्या किया अभी तक? हमने ये किया NMRSP, ये जो है NRS और NMP में सिमिलरिटी लगा के उसके साइड्स का रेशियो लिखा है। अब हम लोग एक और फिगर देख रहे हैं। कौन सा फिगर देख रहे हैं? ये P नहीं, MQ, ये वाली। अगर आप देखो तो ये भी सिमिलर है एक दूसरे के। कैसे? RS और MQ पैरेलल है। बोलोगे जी सर। पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा, और ये बीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी बीटा होगा। बोलोगे जी सर, ये भी बीटा होगा। अब मैं अगर बात बोलूं मेरे लाल, तो ध्यान देना कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। अगर ये 4 है तो ये 2 है। इट मीन सर ये भी 1:2 में है। बोलोगे जी सर, ये भी 1:2 में है। अब मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर मेरा ये 1 यूनिट है तो ये 2 यूनिट है। इट मीन्स अगर ये मेरा 1 यूनिट होगा तो ये 2 यूनिट होगा। तो अब मैं बोलूँ अगर ये 1 है तो ये 2 है। डेसिमल चला ही गया। बोलोगे जी सर। अगर ये 1 है तो ये 2 है, अगर ये 1 है तो ये 2 है। लेकिन हमने क्या देखा है कि जो मेरा लेंथ ऑफ M2R है, जो लेंथ ऑफ M2R है वो 2 है। तो 1 + 2 3 यूनिट बराबर है किसके? 2 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर है? 2/3 के। और 2 यूनिट किसके बराबर है? 4/3 के। मतलब जो मेरा लेंथ ऑफ OR होगा वो 4/3 होगा, और जो लेंथ ऑफ MO होगा वो 2/3 होगा। मुझसे बोला है कि NO रेशियो OR बताओ। तो N से M तक का लेंथ 2 है और M से O तक का लेंथ 2/3 है। तो N से O तक का लेंथ क्या होगा? 2 + 2/3। समझे कि नहीं समझे? और जो मेरा O से R तक का लेंथ क्या होगा? वो 4/3। तो 3 दूना 6, 2 8/3, रेशियो 4/3। 3 से 3 खत्म, 4 दूना 8। जो दोनों का रेशियो आया निकल के और 2:1 है। जो दोनों का रेशियो निकल के आया और 2:1 आया। 2 बार सिमिलरिटी यूज कर रहा है और साइड्स के रेशियो। आंसर आपके कदम चूम रहे होंगे। इस सवाल को करो, बस सिमिलरिटी 2 बार लगा दो। बोला है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, P इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। P जो है CD का मिड पॉइंट है। 1:1 में काटेगा, बराबर बराबर काटेगा। अब 2 मान लो, 4 मान लो, 8 मान लो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। हमने लास्ट टाइम 2 माना था कि फ्रैक्शन नहीं बनेगा। अगर मैं वही 4 मानता तो फ्रैक्शन नहीं बनता। 4 ये 4 ये 4 ये 4 ये 8 ये 4 ये, तो फ्रैक्शन नहीं बनता। लेकिन 2 माना था तो भी फ्रैक्शन बन गया। आगे बोला कि ए लाइन CQ इज ड्रॉन पैरेलल टू AP। एक CQ लाइन AP के पैरेलल ड्रॉ कर दिया गया। बोला है कि AD मीट्स एट Q। जो AD है, जब हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं AP को कहाँ? विच आफ्टर एक्सटेंडेड AD मीट्स एट Q। इसको जब एक्सटेंड किया तो ये आपको CR जो वाला लाइन है Q पे मिल गया। मुझसे बोला है देन CQ इज, लेंथ ऑफ CQ बताना है। C से Q, CQ का लेंथ बताना है। भैया सिंपल सा है, सिमिलरिटी लगाओ आंसर आएगा। ऐसे सवालों में फिक्स होता है। कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर है? देखो पहले तो मुझे 2 ट्रायंगल सिमिलर है। कौन कौन से 2 ट्रायंगल? P मिड पॉइंट है। बोलोगे जी सर P मिड पॉइंट है। ये 1:1 में बटा है। बोलोगे जी सर बटा है। जो AR होगा और जो CD होगा पैरेलल होगा। बोलोगे जी सर पैरेलल होगा। कोई इसमें दिक्कत
है नहीं। अब पहले से ही बोल दिया है कि एक लाइन जो सी क्यू है वो पैरेलल है एपी के, तो ये एपी पैरेलल है सी क्यू के, बोलोगे जी सर है। इसका मतलब है कि मेरा जो डी क्यू सी, ध्यान देना, डी सी और क्यू सी, ये जो मेरे ट्रायंगल है ये भी एक दूसरे के, ये भी एक दूसरे के सिमिलर होंगे। मतलब जो डी ए पी होगा और जो डी क्यू सी होगा वो भी एक दूसरे के सिमिलर होगा। जी सर एकदम, जी सही बात है। आगे आप देखो कहानी। अब हमें क्या पता है कि ये 1:1 है, तो ये भी 1:1 होगा, और ये जो होगा एपी रेशियो सी क्यू ये 1:2 होगा। क्या इस बात से आपत्ति है? बोलोगे नहीं सर इस बात से आपत्ति नहीं है। पहले आपने क्या किया, पहले आपने ट्रायंगल डी ए पी को सिमिलर लिखा डी क्यू सी के। यहां से आपको स्टेटमेंट मिला कि ये 1:1 है, ये भी 1:1 है, ये 1:2 है। अब आप किसको किसको सिमिलर लिखोगे, ध्यान देना। आप सिमिलर लिखोगे क्यू आर ए सिमिलर है क्यू सी डी, क्यू आर ए सिमिलर है क्यू सी डी के। अब मुझे पता है कि ये मेरा 1:1 है, तो ये भी मेरा 1:1 होगा, और ये मेरा 1:2 होगा, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। अब मुझसे बोला गया जो लेंथ ऑफ सी क्यू है वो क्या होगा, तो लेंथ ऑफ सी क्यू जो है सर वो क्यू आर प्लस सी आर के बराबर होगा। तो मैं बोल सकता हूं सी आर का 2 गुना होगा, 2 ऑफ सी आर। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, हमें कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं। बहुत ही तगड़ा सा सवाल है, ध्यान देना और सॉल्व करना, ध्यान देना और सॉल्व करना। बोला है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ A and B meets at R and angle bisector of C and D meets at P. AB बराबर 10, PQ बराबर 3, then find the what is the length of RS. ABCD एक पैरेललोग्राम है जहां पर एंगल A और B के बाइसेक्टर R पे मिलते हैं और एंगल C और D के बाइसेक्टर आपको P पे मिलते हैं। आपका PQRS भी एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, तो आपको बताना है कि अगर AB का लेंथ 10 है और PQ का लेंथ 3 है तो आपका क्या होगा RS का लेंथ। 3 कॉन्सेप्ट होता है, 3 एक साथ तीनों बता दूं क्या? चलो एक साथ तीनों बताता हूं। देखो, अगर कोई भी जनरल क्वाड्रिलेटरल के एंगल बाइसेक्टर को मैच करा दिया गया, हमने ऐसे जनरल क्वाड्रिलेटरल के एंगल बाइसेक्टर को मैच कराया, तो जो यहां फॉर्म होता है ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म होता है। कैसे होता है प्रूफ करा दूं क्या? प्रूफ तो नहीं कराना पड़ेगा, सिंपल सा प्रूफ होता है। ये आपका पैरेललोग्राम, ये देखो ये वाला जो कंडीशन है ना वो कई बार फुलफिल नहीं करता है, उसमें भी एक एक्स्ट्रा कंडीशन होता है। लेकिन आपको जो जनरल बात किया जाएगा तो कई बार पैरेललोग्राम फॉर्म करता है। लेकिन जो चीजें 100% ट्रू है, ये किस किस कंडीशन में नहीं करता है? जब एंगल्स को इस तरीके से डिजाइन कर दिया जाए कि वो फॉर्म ना हो, एंगल को इस तरीके से डिजाइन कर दिया जाए कि वो फॉर्म ना हो, तभी फॉर्म नहीं करेगा। तो ये 100% ट्रू नहीं होता है, तो आप इसे याद मत करो, 2 को ही याद करो, बेहतर है, आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो 2 को क्या याद करना है? देखो, एक पैरेललोग्राम के अंदर और एक रेक्टेंगल के अंदर। देखो, जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर्स ये 100% ट्रू होते हैं दोनों। पैरेललोग्राम के अंदर एंगल बाइसेक्टर से अगर आप ड्रॉ करते हो तो मान लेते हैं ये AB है और ये मान लेते हैं CD है, तो AB का जो एंगल बाइसेक्टर है यहां है, तो इसका सम क्या आएगा? 90 आएगा। सिखाया था ना, और पहला सवाल भी यही था, इसके और इसके एंगल बाइसेक्टर काटेंगे इस पॉइंट पे तो ये 90 होगा, और इसके और इसके एंगल बाइसेक्टर काटेंगे तो ये 90 होगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है तो 180 का आधा ये 90 होगा, और इसका दोनों का सम 180 होता है तो ये 90 होगा। आप ये चीज समझना, अगर ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों भी तो एंगल बाइसेक्टर होंगे, ये भी तो यहाँ मैच कर रहे होंगे, तो ये भी तो 90 होगा और ये भी तो 90 होगा।
ये अगर एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर ये बाइसेक्ट हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट ये भी बाइसेक्ट हो रहा है, नहीं चाहते हुए भी बाइसेक्ट हो रहा है। अगर मैं बोलूँ ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये मेरा 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा होंगे, ये मेरा थीटा और ये मेरा थीटा होंगे, और ये मेरा 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा होंगे, मतलब ये भी 90 होंगे, ये भी 90 होंगे, तो यहाँ भी 90 होगा और यहाँ भी 90 होगा। जो अंदर फॉर्म हुआ एक क्वाड्रिलेटरल है छोटा सा, उसके चारों एंगल 90 है। और आपने पता है कि रेक्टेंगल का डेफिनेशन यही होता है कि जिसके चारों एंगल 90 हो रेक्टेंगल है। तो जो अंदर फॉर्म होता है वो एक रेक्टेंगल फॉर्म होता है, एक आयत फॉर्म होता है। जब आप किसी पैरेललोग्राम के बाइसेक्टर को मिलाते हो तो रेक्टेंगल फॉर्म होता है। दूसरा आपका होता है मेरे लाल, अगर आप किसी रेक्टेंगल के अंदर उसके एंगल बाइसेक्टर को, रेक्टेंगल के एंगल बाइसेक्टर को आप मिलाते हो तो आप सिंपल सी बात है, तो 90 90 90 90 चारों है, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, इसका भी चारों के चारों 90 होंगे, क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। आयत के चारों कोण ऑलरेडी 90 होते हैं, इसके एंगल बाइसेक्टर को आपने मिलाया तो उसके अंदर बनने वाले भी चारों 90 ही होंगे। आप यहाँ पे एक चीज और ध्यान रख सकते हो, ये जो होता है कि ये आपका स्क्वायर फॉर्म होता है, रेक्टेंगल के अंदर बना जो होता है वो स्क्वायर फॉर्म होता है। तो आप इस दो पॉइंट को याद रखना कि अगर मैं पैरेललोग्राम के अंदर उसके एंगल बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करूंगा वो रेक्टेंगल फॉर्म होगा, और रेक्टेंगल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करूंगा वो स्क्वायर फॉर्म होगा। उसी तरीके से ये पूछा गया है, तो मुझे इतना पता चल गया है कि 90 90 90 होके ये मेरा क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। और मुझे PQ का लेंथ 3 दिया हुआ है, तो ये मेरा RS का लेंथ भी 3 होगा, मेरा RS का लेंथ भी 3 होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। लास्ट सवाल, इसको तो याद ही रख जाओ, ये मतलब जब भी आता है ना तो बड़ा मस्त आता है। और एक ही सवाल आता है, DEF का एरिया बताओ, ये 3/8 होता है, DEF का एरिया 3/8 होता है। ये देखो आप याद रख लो, मैं प्रूफ करा देता हूं, ऐसा नहीं है। ये 3 होता है, ये 2 होता है, ये 2 होता है और ये 1 होता है। 3-4 तरीके से प्रूफ किया जा सकता है, 3-4 तरीके से। देखो ये रेक्टेंगल टाइप बना हुआ है, लेकिन आप मान के चलना ये पैरेललोग्राम है। मैं पीछे फोटो फिर से बना के सॉल्व करा दूंगा, ये आप याद रख लेना, इस तरीके से याद रखना। चलो मैं फोटो बनाता हूं, सवाल को एक बार पढ़ लो। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच AB पैरेलल है CD के एंड E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ AB। E और F जो है मिड पॉइंट है, देखने में नहीं लग रहा है लेकिन अब मान लो, बोला गया है कि AB एंड BC रिस्पेक्टिवली उसके मिड पॉइंट है, तो DEF का एरिया क्या होगा। मैं फोटो अलग से बना देता हूं। एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा। मान लो ऐसे हमने मिला दिया और ऐसे हमने मिला दिया और इसको ऐसे हमने मिला दिया। अब देखो, समझने का कोशिश करना, समझने का कोशिश करना। A B C D, हमने मान लिया ये पॉइंट E है और ये पॉइंट F है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है सर हमें। अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूं, मुझसे पहले ही बोल दिया गया है कि ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है। अगर मैं इसे x ले लूं तो ये भी x होगा, और इसे y ले लूं तो ये भी y होगा। अब ये DC का लेंथ x प्लस x 2x हो गया, तो ये 2x हो जाएगा। अब ये AD का लेंथ y प्लस y 2y हो जाएगा, तो ये 2y हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल में हमेशा मैं आपको एक एरिया निकालने सिखाता हूं कि अगर आपको ट्रायंगल गिवन है और उनके बीच का एंगल गिवन है, अगर आपको ट्रायंगल गिवन है और उनके बीच का एंगल गिवन है, तो जो एरिया होता है 1/2 AB साइन थीटा होता है। हमें नहीं लगता कोई ऐसे मेरे भाई होंगे, बंधु होंगे, मेरी बहन होगी जिसे ये याद नहीं होगा। सभी को याद होगा, सभी को याद होगा। अगर सभी को याद है मेरे लाल, तो यू कैन इजीली से कि अगर मैं सबका रेशियो लिखना शुरू करूं, किसका किसका, एक बार ADE से पूरे के पूरे ABCD के पैरेललोग्राम, तो ट्रायंगल ADE से पैरेललोग्राम ABCD का एरिया हमने लिखा। हमें क्या मिला ध्यान दो, हमें क्या मिला ध्यान दो। मैं बोलूंगा कि जो मेरा इसका एरिया आएगा, अगर ये मान लेते हैं थीटा है, तो बोलूंगा x इंटू 2y 1/2
x इंटू 2y साइन थीटा, और जो मेरा पैरेललोग्राम का एरिया आएगा वो 2y इंटू 2x साइन थीटा। क्या कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अगर आप साइन थीटा से साइन थीटा काट दोगे, एक्स वाई से एक्स वाई काट दोगे, 2 से 2 काट दोगे, तो ये 1/4 आया। सर हमें एक चीज और पता चला कि एक्स और वाई पे रेशियो डिपेंड नहीं कर रहा है, फिर भी अगर आपको लिखना है तो ए बी एफ, ट्रायंगल ए बी एफ, और फिर से क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया लिखो। ठीक ठीक, आप लिखोगे तो क्या आएगा, फिर से वही 1/2 2x इंटू 2y साइन थीटा, क्योंकि भी थीटा बनेगा, और 2x इंटू 2y साइन थीटा। सर मैं लिख के भी सॉल्व करूंगा तो 1/2 2x इंटू वाई, 2x इंटू वाई साइन थीटा, और 1/2 के बाद ये क्या हो जाएगा 2y इंटू 2x साइन थीटा। फिर से साइन थीटा गया, एक्स वाई से एक्स वाई गया, 2 से 2 गया, तो ये 1/4 आ जाएगा। इसी तरीके से सी ई एफ का रेशियो लिखो। ट्रायंगल सी ई एफ, देखो इसको 2-3 तरीके से प्रूफ किया जाता है, मैं आपको इस तरीके से प्रूफ करा रहा हूं, अगर आप चाहोगे तो सिमिलरिटी से भी प्रूफ कर लोगे। सी ई एफ और एबीसीडी का एरिया लिखे तो 1/2 एक्स इंटू वाई, ये क्या है 180 माइनस थीटा, तो फिर इसी तरीके से यहाँ पे भी आप 180 माइनस थीटा लगा देना। वैसे भी साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो यू कैन इजीली से 1/2 एक्स इंटू वाई साइन 180 माइनस थीटा, और वहीं से आपने निकाल दिया 2x इंटू 2y, 2x इंटू 2y साइन 180 माइनस थीटा। आपने काट दिया इसको 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 इसको, 1/2 नीचे आ जाएगा तो ये 1/8 हो जाएगा। आपको रेशियो निकल के आ गया। सर मुझे एक चीज दिखा, क्या दिखा कि जो पैरेललोग्राम का एरिया है वो हर जगह बराबर होना चाहिए। हाँ, तो हर जगह बराबर बनाने के लिए हमने क्या किया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये रेशियो मेरा 2/8 हो गया, ये रेशियो मेरा 2/8 हो गया। तो मुझे क्या पता चला कि जब मेरा ए डी ई ट्रायंगल का एरिया, जब मेरा ए डी ई ट्रायंगल का एरिया 2 यूनिट है, जब मेरा ए डी ई ट्रायंगल का एरिया 2 यूनिट है, तो पूरे ए बी सी डी का एरिया 8 यूनिट है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जब मेरा ए बी एफ ट्रायंगल का एरिया 2 यूनिट है, तो पूरे ए बी सी डी का एरिया 8 यूनिट है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ट्रायंगल सी ई एफ का एरिया 1 यूनिट है, तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया 8 यूनिट है। अब मैं बोला ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया, और पूरा 8 है, तो ये बचा हुआ 8 से 5 क्या 3 होगा? बोलोगे जी सर। तो मैं यही रेशियो बोला था, 2 2 3 1, आप याद रखना। अब देखो ये सवाल आपसे पूछा है, तो बोला है ये आपका फिगर ऐसा ही है, यहाँ पे फिगर खराब बना, ये फिगर पर्टिकुलर ऐसा ही है, इस फिगर को यहाँ एज्यूम करोगे, तो मुझसे पूछा है डी ई एफ का एरिया बताओ, मतलब इस पार्ट का एरिया बताने पूछा है, तो ये जो होगा 3/8 पार्ट ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी होगा। पूरे पार्ट का 3/8 यूनिट होगा, पूरे पार्ट का 3/8 यूनिट होगा। क्या आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई कष्ट है? नहीं है। देखो इसमें 2 ही 3 चीज बड़ा होता है, एक आपका थोड़ा पैरेललोग्राम बड़ा होता है, थोड़ा सा स्क्वायर बड़ा होता है, और थोड़ा ट्रेपीजियम बड़ा होता है। रेक्टेंगल और रोम्बस तो मतलब आधे घंटे का भी सेशन नहीं होगा, रोम्बस बहुत ईजी होता है, रोम्बस से 4-5 सवाल भी मुश्किल से नहीं पूछे जाते। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में रोम्बस में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।